नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने शहर का नाम भेजें और सिर्फ कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें। हमारे दो मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। मनोज जैन हैं पृथ्वी पिन मार्ट से, अखिलेश जैन हैं फाउंडर हैं टेक्निकल IQ से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमारे दर्शकों के लिए। चलिए शुरुआत हम सवालों के साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के सवाल रह जाते हैं। उनकी शिकायत हमेशा रहती है कि हम सवाल उनके नहीं ले पाते हैं। पहले दर्शक जिन्होंने सवाल भेजा है व्हाट्सएप के जरिए, राकेश डाक है बंगलुरु से। इनका सवाल है कि अभी सोने में और तेजी की संभावना है क्या? मनोज जी, और तेजी की संभावना आपको दिख रही है क्या सोने में? नमस्कार ऋषुमोहन जी। बिल्कुल, यहाँ पे जो लंबी अवधि का ट्रेंड है सोने का अभी भी पॉजिटिव है। जिस तरह से ग्लोबली जो अनिश्चितताएं बनी हुई है, तो उसका सपोर्ट यहाँ पे साफ तौर पर सोने की कीमतों में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे कल एक काफी बड़ा इवेंट जो है US की तरफ से रेसिप्रोकल टैरिफ के जो अनाउंसमेंट आने हैं, और उसके पहले हम काफी एक बड़ी रैली यहाँ पे देख चुके हैं। तो एटलीस्ट यहाँ पे एक बार फ्रेश बाइंग के लिए एक दो सेशन के लिए वेट करना चाहिए। और कोई डिप्स अगर यहाँ पे आते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद, तो निचले स्तरों पर फिर वहां पे फ्रेश बाइंग के लिए सोचना है। बेहतर होगा कि जो भी सोने में निवेश के लिए देख रहे हैं वो SIP के रूप में यहाँ पे निवेश करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि उसमें रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बेहतर बनता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो डिप्स में बाय करते रहें। ट्रेडर्स को यहाँ पे 1 से 2 सेशन थोड़ा वेट करना चाहिए। चलिए, तो चांदी को लेकर हालांकि जिस तरह की तेजी आई है, आपको बता दें कि इस तिमाही में जो जनवरी से मार्च की तिमाही है उसमें करीब 20% का उछाल दिखा है। और एक तिमाही में इतनी तेजी सितंबर 1986 के बाद पहली बार आई है। फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें 2024-25 की, तो इसमें करीब 40% की तेजी इंटरनेशनल मार्केट में आई है। और इस तरह की तेजी अगर डॉलर टर्म में देखें तो 1980 के बाद इस तरह की फाइनेंशियल ईयर में तेजी आई है। हालांकि 2004 से शुरुआत हुई है MCX पर, तो वो ट्रैक नहीं है, लेकिन जो 1980 का जो डेटा है वो इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से है। रिंकू हैं अगले दर्शक, चांदी को लेकर जानना चाह रहे कि क्या करें। 1 लाख के ऊपर चांदी है। अखिलेश जी, क्या करना चाहिए रिंकू जी को? नमस्ते। नमस्ते सर। देखिए, हमने जिस हिसाब से गोल्ड के अंदर रैलीज देखी, वहां पे कहीं ना कहीं चांदी हमको थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखा। इसका जो मेन कारण था, कहीं ना कहीं बेस मेटल के साथ इसका अलाइन होना है, और वहां पर खासा प्रेशर दिखा, तो चांदी में भी उस तरह का परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। मुझे लगता है कि लाइक अगर चार्ट्स स्पेसिफिक बात करें और हम चार्ट्स को देखें, तो पिछले 8-9 महीने से जो चांदी है वो एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड करा रही है। एक बहुत बड़ा दायरा है जिसका, और टेक्निकल टर्म्स में इट्स राइजिंग वेज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है, जो प्राइसेस को साइडवेज रखता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है काफी ब्रॉडर रेंज में बना हुआ है, जिसका अपसाइड का जो रेंज अभी करंट लग रहा है वो 1,04,000 से लेकर नीचे में 93-92,000 तक लगता है। तो मुझे लगता है कि यस, अभी जो रेसिप्रोकल रेट्स के रिलेटेड डिसीजंस आने वाले हैं, उसका वेट करना चाहिए, और यहाँ पे एक बड़ी चाल की एक्सपेक्टेशन है। मुझे लगता है कि यस, अभी हाल फिलहाल के लिए थोड़ा मोमेंटम आज के सत्र में तो थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इसको बाय कर सकते हैं 99,600-700 की रेंज में मिलता है। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे 99,400 का प्लेस करें। आज के सत्र में हो सकता है ये देखने को 1,18,000 तक देखने को मिल जाए। बाकी हमको थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। फ्रेश बाइंग यहाँ पर जो मुझे लग रहा है 1,04,000 के ऊपर ही एक फ्रेश अच्छी रैली मिलेगी। नहीं तो थोड़ा वेट करें, प्राइजेस जहाँ पे करेक्ट हो वहां पे एक सिग्निफिकेंट करेक्शन के बाद बाइंग का रुझान बना है। ओके, तो राइट नाउ साइडवेज और इवेंट का वेट करना चाहिए। ओके, तो आप वेट करें, नीचे आने दें। 99,700 पे खरीदे, 1,01,800 रुपए तक जा सकता है, ऐसा अखिलेश जी का कहना है। गोपाल हैं दिल्ली से, सोना इन्होंने खरीद रखा है 88,380 रुपए पर। क्या करना चाहिए अखिलेश जी इनको? अगर इस ट्रेड को आप कैरी करना चाहते हैं तो आज के लिए स्पेसिफिकली एक स्टॉप लॉस लगा लें 90,900 का। मुझे लगता है कि इवेंट है, बड़ा इवेंट है, और यहाँ पर कोई भी एक बार उछाला मिलता है 91,400 लेकर 700 तक, तो एक बार अपनी पोजीशन प्रॉफिट बुक करें और फ्रेश ट्रेड का आप वेट करें। किसी भी एक डीप करेक्शन की एक्सपेक्टेशन से यहाँ पे मना नहीं किया जा सकता।
तो अगर बिकॉज ये जो इवेंट है काफी ज्यादा डिस्काउंट होता दिख रहा है प्राइजेस के अंदर, तो यहाँ पर किसी भी तरह का ईजनेस कुछ दिखता है तो एक डीप करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अपनी पोजीशंस को यहाँ पे बुक कर सकते हैं एंड देन फ्रेश ट्रिगर्स का वेट करें। जी, तो ये राय आपकी तरफ से आ गई है। अल्पेश सोनी है गुजरात से, गोल्ड मिनी में कोई फायदे वाला ट्रेड बताएं। हालांकि हमारे सारे एक्सपर्ट्स फायदे वाले ही ट्रेड देने की कोशिश करते हैं, बाजार है। मनोज जी बताएं, फायदे वाला गोल्ड मिनी पे ट्रेड चाह रहे हैं। हाँ, मेरा ये मानना है कि अभी अगले 1 से 2 सेशन सोने से थोड़ा दूर रहना चाहिए और लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करते हुए चले, क्योंकि इवेंट है तो उसके चलते यहाँ पे वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रहेगी। तो बेहतर होगा अगले 1 से 2 सेशन यहाँ पे थोड़ा ट्रेड को अवॉइड करके चले। तो अब 1-2 सेशन बेहतर होगा कि अब दूर रहे। जिस तरह की तेजी है, कभी शार्प करेक्शन भी आ सकता है, तो फंसने का भी डर रहता है। नरेश जैन है दिल्ली से, गोल्ड में आज ऑप्शंस की रणनीति बताएं। अखिलेश जी, ऑप्शंस आप ऑप्शन चेन देख रहे हैं क्या? गोल्ड का कुछ है ऑप्शंस में ट्रेड आपके पास? स्पेसिफिकली गोल्ड का ऑप्शन चेन तो मैं नहीं देख रहा, बट प्राइस रेफरेंस से यहाँ पे देखना चाह रहे हैं आप, तो जून वायदा 90,800 के ऊपर जब तक बना रहता है, यहाँ से 150 एक पॉइंट नीचे है लेवल। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आप एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं फॉर इंट्राडे प्रोस्पेक्ट ओनली। आज और कल के लिए भी आप बाय कर सकते हैं और 90,900 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बने रह सकते हैं। प्राइजेस जब तक उसके ऊपर बने हैं तो कॉल में बने रहिए। ऊपर मुझे लगता है कि यहाँ पे 400-500 पॉइंट्स का एक बार अपसाइड देखने को मिल सकता है, तो इस हिसाब से रणनीति बनाई जा सकती है। ओके, जी, चलिए अगले दर्शक हमारे साथ पीयूष हैं नोएडा से। क्रूड के 5,950 के स्ट्राइक की पुट इन्होंने खरीदी है 140 में, और दूसरी भी सिमिलर कॉल है। सिद्धार्थ है कानपुर से, इनका भी सवाल यही है। 5,950 के स्ट्राइक की पुट इन्होंने ली है, इन्होंने खरीदा है 130 रुपए 50 पैसे पे। मनोज जी, क्या करना चाहिए? क्रूड के पुट के साथ बने रहें क्या ये लोग? नहीं, पुट में मेरे हिसाब से बने रहना समझदारी नहीं है, क्योंकि यहाँ ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव है कच्चे तेल का। और स्पेशली जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो मिडल ईस्ट में तनाव जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और जो लगातार यूएस की तरफ से जो अनाउंसमेंट आ रहे हैं, चाहे वो ईरान सैंक्शन के हो या रशियन ऑयल के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात हो, और टेक्निकली भी हमारा मानना है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा पॉजिटिव है कच्चे तेल का। तो बेहतर होगा कि यहाँ पे कच्चे तेल की पुट ऑप्शन से एक बार एग्जिट करें। और अगर रणनीति बनानी है तो 6200 की जो कॉल ऑप्शन है उसको 100 रुपीज के आसपास बाय करना चाहिए 160 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस एक वहां पे 64 का रखना चाहिए। तो ये राय है आपके लिए। आपकी राय क्या है क्रूड पर अखिलेश जी? देखिए मोमेंटम काफी बढ़िया है। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर की बात करें, जहां से इसने बॉटमिंग बनाई, तो वहां से एक एक ट्रेडिंग बेसिकली हर्डल है थोड़ा लाइक अराउंड 6200 के आसपास। बट मुझे लगता है कि जिस हिसाब से फंडामेंटल अब ड्रिवन हो रहे हैं, अभी जो फ्रेश चिप इन आया है रिगार्डिंग ईरान सैंक्शन एज वेल एज रशिया, तो मुझे लगता है कि ये काफी एक रोबूस्ट रैली यहाँ से हमको देखने को मिल सकती है। तो अभी अगर इंट्राडे की बात करें तो मुझे अभी भी लगता है कि 6100 के आसपास आता है, तो एक छोटे एसएल से 6055 के एसएल से इसमें बाइंग की जा सकती है। ऊपर में ये 6190, और अगर ये लेवल्स अगर ब्रिज होते हैं और डिसिसिवली बाजार इनके ऊपर ट्रेड करता है, तो आने वाले सत्रों में हमको 500 से 600 पॉइंट का यहाँ पे अपसाइड रैली देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो क्रूड का प्लस लग रहा है। कोई भी डीप अगर करेक्शन भी आता है ड्यू टू इवेंट, तो वहां पर एक बार लेने का लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, आपके सवालों के और सवालों के जवाब दिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं खाने के तेल की। और हमारे साथ संदीप बजोरिया जी हैं, सनविन ग्रुप के सीईओ हैं। शुक्रिया संदीप सर, आपने वक्त दिया। सर, खाने के तेल के जो आपने जो नंबर शेयर किए हैं, मार्च महीने के इंपोर्ट के नंबर, उसमें सॉफ्ट ऑयल का परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है, पाम तेल का इंपोर्ट कम हो रहा है। पाम में के दाम कब तक बढ़ते रहेंगे सर? जनाब, आपने सही कहा। मार्च का इंपोर्ट जो भी है वो 10 लाख टन के नीचे आया। तो ये साल देखें, जनवरी फरवरी मार्च तीनों महीने हमारा इंपोर्ट 10 लाख टन के नीचे है, रिकॉर्ड लो है। और इसमें पाम का इंपोर्ट 4 लाख टन से कम है, सोयाबीन का इंपोर्ट 3,23,000 है और सनफ्लावर का इंपोर्ट 1,98,000 है। तो सॉफ्ट ऑयल पाम से ज्यादा है। अब ये रिफ्लेक्ट कर रहा है बिकॉज पाम की कीमतें इतनी ऊंची होने के कारण में, और फिर पाम की डिमांड इंडिया में कम होने के कारण में, और डिस्पैरिटी होने के कारण में पाम का हम लोग इंपोर्ट खास नहीं कर पा रहे हैं। और पाम ऑयल जब तक और प्राइस रीजनेबल नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, तो यहाँ पैरिटी नहीं आएगी। जब तक यहाँ सोयाबीन ऑयल है, हमारा सरसों तेल है, राइस ब्रान तेल है,
और ये हमारे कॉटन ऑयल है, तो सर ये सब सपोर्टिव ज्यादा लग रहे हैं कॉम्पिटिटिव पाम है। को लेके, चाहे वो चाइना की तरफ से खरीदारी हो या फिर बायोडीजल पे जिस तरह से फोकस है इंडोनेशिया का और उधर यूएस में भी, तो क्या लग रहा है सर, पाम के दाम मजबूत ही रहेंगे या कुछ नरमी की संभावना दिख रही है आपको? देखिए, पाम ऑयल अभी एक बर्निंग का या बायोडीजल ऑयल का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। एंड इंडोनेशिया का इतना एम्बिशियस प्रोग्राम B40 का है जिसमें 150 लाख टन तेल वो बायोडीजल में यूज करने वाले हैं। इस बात को लेके पाम की ओवरऑल सप्लाई फूड के लिए कम होती जा रही है और वो कम होने के ही कारण ये कीमत ऊंची रह रही है और कीमत ऊंची रहने के कारण इंडिया जैसे कंट्री में डिमांड घट रही है। तो ये आगे जाके भी हमें ये समझ के चलना पड़ेगा, पाम ऑयल कोई बहुत सस्ता तेल बिकने वाला नहीं है। जो पहले $100-200 सस्ता बिका करता था सोयाबीन से, अब वो दिन गए। अभी बेस्ट सोयाबीन इक्वल बिक जाए बड़ी बात है बिकॉज ऑफ द एम्बिशियस बायोडीजल प्रोग्राम, और प्रोडक्शन भी उतना पाम का बढ़ नहीं रहा है वर्ल्ड में। तो उस कारण को लेके आगे जाके हमें पाम तेल की इमेज चेंज हो गई है। पाम तेल अभी सस्ता तेल वो नहीं रहा है, पीडीएस का तेल नहीं रहा है। पाम तेल दूसरे तेलों के इक्वल आ गया है और उसी नजरिए से हमको पाम को आगे देखना पड़ेगा। और पाम की कोर डिमांड इंडिया में जो है वो बनी रहेगी। हमारे यहाँ जो कोर डिमांड पाम की है, मतलब मिनिमम डिमांड हर हालत में हमको पाम चाहिए, वो 3.5 से 4 लाख टन है। यदि पाम सोयाबीन के भाव इक्वल भाव रहेगा तो 5.5 लाख टन इम्पोर्ट करेंगे और यदि पाम सोयाबीन से $100 सस्ता रहेगा तो हम 8 लाख इम्पोर्ट करेंगे। बट अब मुझे लगता है वो दिन मुश्किल है। हो सकता है जुलाई अगस्त सितंबर में जब पाम का प्रोडक्शन पीक पे रहता है, बढ़ता है बहुत, उस समय आज के दिन तो वो भाव जुलाई अगस्त सितंबर का पाम का सोयाबीन का भाव एक ही है। उस समय यदि पाम यदि सोयाबीन से $50 सस्ता हो जाता है तो फिर पाम की डिमांड हमारे इंडिया में उस दौरान में 7 लाख टन महीने की बन सकती है। लेकिन अभी हमारा मार्च में इम्पोर्ट तो सिर्फ 4 लाख टन का ही पाम का हुआ है। तो या में क्या लग रहा है, कुछ रिकवरी की संभावना है कि भाव सप्रेस्ड ही रहेंगे यहाँ पर? सोयाबीन ऑयल हमने देखा भी पिछले इतना अच्छा इंडिया ने इम्पोर्ट कर लिया है, फिर बीच में चाइना ने भी मई जून का 2 लाख टन सोयाबीन ऑयल ले लिया था। उस कारण से जो मई जून जुलाई का सोयाबीन ऑयल नीचे में $1000 CNF इंडिया बिक रहा था, वो अभी 1080-85 हो गया है। तो पिछले 10-12 दिन में 13 दिन में सोयाबीन ऑयल में अच्छी तेजी आई है और $80 से $90 सोयाबीन ऑयल भी बढ़ गया है। आगे का फॉरवर्ड का और नियर बाय में $50 बढ़ा है। जैसे मार्च और अप्रैल का सोयाबीन ऑयल अभी 1110, 12, 15 का लेवल चल रहा है। तो ये पोजीशन है। तो आई थिंक सोयाबीन ऑयल आगे जाते हुए मुझे लग रहा है अब बॉटम आउट हो गया है और इसके नीचे सोयाबीन ऑयल ज्यादा गुंजाइश नहीं जाने की। और लोकल इंडियन मार्केट में भी हमने देखा है कि जो 10-15 दिन पहले माहौल था, डिमांडलेस मार्केट था और सब वो था, अभी माहौल सुधर गया है। सरसों ऑयल भी नीचे से सुधर गया है, 5-6 रुपए किलो। राइस ब्रान से 4 रुपए किलो सुधर गया है। सोयाबीन ऑयल नीचे से 5 रुपए किलो सुधर गया है। तो अब वो बॉटम आउट हो गया है। मतलब पिछले 10 दिन पहले 10-12 दिन पहले सभी इंटरनेशनली लोकली सब मार्केट बॉटम आउट हो गए। उससे अभी फॉरेन में बढ़ गए $50 से $80 और इंडिया में बढ़ गए 4 से 7 रुपए किलो। तो मुझे लग रहा है अब मार्केट डाउन साइड पोटेंशियल बहुत कम रह गया है, 1 रुपए 2 रुपए किलो, और अप साइड जाने को और 3-4 रुपए किलो मार्केट बढ़ सकता है। तेजी थोड़ी लग रही है और गिरावट की तो बहुत ही कम संभावना है। सनफ्लावर का क्या लग रहा है सर? जिस तरह से बातें नहीं बन पा रही है रूस यूक्रेन में, यूएस भी नाराज है, ट्रंप भी नाराज है, रूस पर नए टैरिफ की भी, सेकेंडरी टैरिफ की भी धमकी दे रहे हैं। सनफ्लावर का क्या होगा सर इस दौरान? देखिए, सनफ्लावर वो युद्ध और ये बातें सब चलती रहेगी। उसके बीच में भी काम तो सनफ्लावर का चल रहा है, रशिया से भी, यूक्रेन से भी, अर्जेंटीना से भी। और तो अभी सनफ्लावर, लेकिन अभी ऑफ सीजन है सनफ्लावर का। सनफ्लावर का सीजन होता है जनरली अक्टूबर से मार्च, और अभी अप्रैल में आ गए हम लोग। ऑफ सीजन हो गया है तो वर्ल्ड में अवेलेबिलिटी अभी थोड़ी कम हो जाती है ऑफ सीजन में। उसको चल के अभी सनफ्लावर का भाव समझिए, हमें रशिया यूक्रेन का जो सनफ्लावर है वो $1210-20 का पर मेट्रिक टन का भाव है और अर्जेंटीना का सनफ्लावर 1185-90 के लेवल में अभी चल रहा है। तो सनफ्लावर हमारा स्टेडी है और 2 महीने हम 2 लाख टन हमने पिछले महीने में इम्पोर्ट किया है। और सनफ्लावर एक प्रीमियम ऑयल है और वो ब्रांडेड करके कंज्यूमर के लिए बिकता है। तो ये लेवल का सनफ्लावर ऑयल हमारे यहाँ खप जा रहा है, लेकिन फिर भी सनफ्लावर में जिस जोश से डिमांड होनी चाहिए थी और जिस जोश से सनफ्लावर ऑयल बिकना चाहिए वो नहीं बिक रहा है। जैसे ये साल ऑयल ईयर में मुझे लग रहा है 1 नवंबर 24 से लेकर 31 अक्टूबर 25 के बीच में सनफ्लावर ऑयल का इम्पोर्ट मेरे को नहीं लग रहा 30-31 लाख टन के ऊपर जाएगा, जो पिछले साल 35 लाख टन तक गया था। और ये साल विष्णुमोहन जी एक और सिग्निफिकेंट बात यह है कि हमारा जो इम्पोर्ट पिछले साल टोटल ओवरऑल 165 लाख टन हुआ था, उसमें पाम करीबन 90 से 93 लाख टन था। वो ये साल 70 से 73 लाख टन होगा। सोयाबीन लास्ट ईयर हमारा समझ के लिए 35-36 लाख टन था, वो ये साल 45-46 लाख टन होगा।
और सनफ्लावर जो 35 लाख टन था वो 30-31 लाख टन होगा। तो ओवरऑल इंपोर्ट हमारा 165 लाख टन से घट के 150 से 53 के बीच में ये ऑयल ईयर में रहेगा। अच्छी बात है ऑयल सर। इंपोर्ट कम होगा बिकॉज हमारा कंजम्पशन थोड़ा कम हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है थोड़ा तेल का कंजम्पशन कम करिए। अब वो कंजम्पशन कम प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला, उसके साथ उसके पहले ही कंजम्पशन कम होना शुरू हो गया था बिकॉज जो कीमतें बढ़ी हैं, जो 90 रुपए किलो का तेल 135 रुपए किलो तेल हो गया है, तो इसलिए प्राइस इलास्टिसिटी जो डिमांड इंडिया में वर्क कर रही है और कंज्यूमर ने थोड़ा उनका बजट के हिसाब से वो तेल खरीदते हैं रूरल इंडिया में, तो वो थोड़ा मुझे लग रहा है जो हर साल 3% कंजम्पशन की ग्रोथ होती थी वो ये साल रादर -5% हो रही है। और बल्कि थोड़ा हमारे यहाँ से नेपाल से भी माल आ रहा है तो वो भी हमें इंडिया में सप्लाई मिल रही है। तो उस सब कारणों से लेके ओवरऑल कंजम्पशन भी तेल का इंडिया में घट रहा है ऊंची कीमतों को लेके। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि भाई 5-7-8% कम करना चाहिए, मुझे लग रहा है वो दिखेगा आपको ये साल के एंड में। जो 165 लाख टन का इम्पोर्ट पिछले साल था वो 150 से 53 में रहेगा। ओके, शुक्रिया सर, आपने पूरी एनालिसिस कर दी। इंपोर्ट कम हो रहा है, अच्छी बात है, और साथ ही पाम का जो परसेंटेज है इंपोर्ट का वो भी इस बार कम थोड़ा रहने वाला है जो पिछले साल के मुकाबले, और सोया का बढ़ने वाला है। शुक्रिया सर, पूरी एनालिसिस कर दी आपने, पूरे मार्केट का आउटलुक बता दिया। चलिए, एक और अहम खबर है रबर को लेकर। रबर की कीमतें 6 महीने की ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। हमने देखा था कि नेचुरल रबर के दाम 200 रुपये प्रति किलो के पार निकल गए हैं। पिछले साल अगस्त में बाजार ने हाई बनाया था 255 का, उसके बाद वहां से जो गिरावट आई तो फिसलकर 170 तक भी गया था, अक्टूबर में हमने देखा था। फिर अब वापस से तेजी पिछले कुछ 1-2 हफ्तों से दिखनी शुरू हो चुकी है। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ शशि सिंह हैं, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर, क्या लग रहा है जो दाम में जो तेजी दिख रही है, तेजी ज़्यादा है या बस एक सीमित तेजी रहेगी? आप लोगों की रिपोर्ट क्या कह रही है सर रबर को लेके? ये तेजी रहेगी, बरकरार रहेगी, क्योंकि इसका कई सारे पहलू पे काम वजह से इसका इफेक्ट होता है। अभी ये लीन पीरियड जो चल रहा है इंडिया में, जो केरला में स्पेशली फेब टू जून तक जो लीन पीरियड रहता है, इस टाइम टेपिंग कम होती है, पत्ते झड़ते हैं पेड़ों के, तो उसको हील होने के लिए फार्मर्स टैपिंग थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं। एक वो रीजन है। दूसरा, बाकी कंट्रीज में जैसे थाईलैंड में मार्च और अप्रैल लीन पीरियड होता है, एंड सिमिलरली आपका मलेशिया में नवंबर टू फेब, तो ये लीन पीरियड होने की वजह से भी इम्पेक्ट है और तेजी यहाँ पे रहने का उम्मीद है। रहने की उम्मीद है, लेकिन सर ये भी कहा जा रहा है कि अगर तेज बाजार ज़्यादा रहेगा तो इंपोर्ट यहाँ पर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, और जो आमतौर पे हम 35,000 टन का मंथली इंपोर्ट होता है वो नंबर बढ़ेंगे, और साथ ही ज़्यादा तेज होने पे हम सिंथेटिक रबर पर भी फोकस करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे सर? जी हाँ, बिल्कुल। और हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे तो ऑलरेडी बनी हुई है ना। हमारा तो शॉर्टेज जो है 5.5 लाख टन जो हमारी डेफिसिट है वो तो हम इंपोर्ट कर ही रहे हैं। अब इसको अगर इधर से अब लीन पीरियड होने से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इंपोर्ट पे जाएंगे। और सिंथेटिक रबर में यस, सर्टन एज चीजों में सिंथेटिक रबर से आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, बट देयर आर लिमिटेशन। टायर वगैरह में आप बहुत मुश्किल से आप सिंथेटिक रबर यूज कर सकते हैं। सर, ओवरऑल डिमांड साइड की बात करते हैं, डिमांड साइड को लेकर क्या रिपोर्ट है सर? डिमांड तो आपका करीब 14.5 लाख टन है, और डिमांड आपका हर साल डे ग्रोथ हो रहा है। डिमांड नेचुरल रबर की बढ़ रही है, प्रोडक्शन जो है उस स्पीड से बढ़ नहीं रहा है, वो एक इम्पैक्ट है। दूसरा, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, बट इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई पॉलिसीज नहीं है, तो उस पर भी थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ेगा। सर, अब एक आखिरी सवाल मैं जानना चाह रहा हूँ, जो स्टॉकिस्ट है, ट्रेडर्स है, जिनके पास माल है, रबर के स्टॉक है, उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या सलाह दे रहे हैं आप? प्राइस देखिए, अगर आप ट्रेडर्स वगैरह, अभी जो डिमांड है तो उनको इंडस्ट्रीज को प्राइस मटेरियल तो सप्लाई करना ही चाहिए रेगुलर बेसिस पे। अगर शॉर्टेज क्रिएट होगा तो लोग इंपोर्ट पे ज्यादा जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे। प्राइस जो है मुझे लग रहा है कि नीचे अभी जल्दी नहीं जाएगा, और मानसून में थोड़ा सा टैपिंग भी रिस्ट्रिक्ट और हो जाती है, तो थोड़ा बहुत उससे भी फर्क पड़ेगा। तो डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप थोड़ा सा रहेगा। तो ये सलाह, शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और रबर मार्केट पर अपनी राय रख दी। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और वापस से दर्शकों के सवाल वापस से ले लेते हैं। कई सारे दर्शक इस बीच उनके सवाल आए हैं।
वो उनको फटाफट से ख़त्म करते हैं। अगले दर्शक है हर्षिल हैं, नेचुरल गैस में आज जानना चाह रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ एक और दर्शक है हर्ष हैं जयपुर से। नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? क्या मनोज जी, नेचुरल गैस पर इन दोनों दर्शकों को क्या राय देंगे आप? एक दायरे का ट्रेड है विश्वमोहन जी। हमारा मानना है कि 340 से 355 का रेंज जो है वो बना रह सकता है। 350 के स्तर के ऊपर अगर नेचुरल गैस का अप्रैल वायदा टिकता है तो ही वहां बढ़त की संभावनाएं बनती है, नहीं तो जो दायरा है वो 340 से 355 का बना रह सकता है। अगले दर्शक है शेख खाजा हैं, एल्यूमिनियम और जिंक में ट्रेड के लिए रणनीति जानना चाह रहे हैं। अखिलेश जी, क्या राय देंगे एल्यूमिनियम और जिंक दोनों में? देखिए, एल्यूमिनियम स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पर हमने एक काफी डीप करेक्शन देखा है रिस्पेक्ट टू अदर मेटल्स। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी के अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। और अभी अराउंड 246 के अराउंड एल्यूमिनियम के भाव चल रहे हैं। तो मुझे लगता है 3-4 रुपए अगर यहाँ से फॉल आता है तो यहाँ पे 240 के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखकर एल्यूमिनियम को बाय करना चाहिए। यहाँ पर एक अच्छा खासा मुझे पुल बैक दिख रहा है आने वाले सत्रों के अंदर, जो भावों को अराउंड 252 से लेकर 60 तक लेके जा सकता है। तो एल्यूमिनियम में आप बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। जिंक में अभी थोड़ा होल्ड करें, इसमें भी थोड़ा सा एक बार करेक्शन का वेट करें। मुझे लगता है कि जिंक थोड़ा कॉपर के साथ अलाइन रहेगा और यहाँ पर दोनों में ही थोड़ा एक बार करेक्शन की गुंजाइश है। तो इवेंट के बाद यहाँ पर वेट करें, मतलब वेट करें, देन यहाँ पे कोई एंट्री बनाए अराउंड 266 के आसपास। तब तक यहाँ पे एक बार न्यूट्रल रह सकते हैं जिंक के। जी सिंह है दिल्ली से, चांदी मिनी में, सिल्वर मिनी में 97,650 के भाव पर 10 लॉट में खरीदारी की है। क्या करना चाहिए मनोज जी? चांदी में अच्छा फायदा हो रहा है इनको? बने रह सकते हैं, और एक यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इनको 99,000 के आसपास का रखना चाहिए। ऊपर में 1,01,201 की टेक्निकली रेजिस्टेंस है, तो वो स्तर के आसपास के भाव मिले तो एक बार मुनाफा वसूली कर सकते हैं। तो ये राय आपके लिए है। कुणाल शर्मा है, अगले एक महीने में सोने के भाव कम होंगे क्या? अगले एक महीने में मनोज जी लग रहा है आपको भाव कम होंगे गोल्ड के? काफी कुछ डिपेंड करेगा विश्वमोहन जी, कल यहाँ पे टैरिफ को लेकर के क्या आउटकम्स आते हैं। एक अच्छी रैली देखिए, छोटा मोटा करेक्शन बन सकता है, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट आएगी ऐसी संभावना नहीं है। हमारा मानना है कि $3,040 अब इंटरनेशनल मार्केट में सोने के लिए काफी मजबूत सपोर्ट्स रहेंगे, और भारतीय बाजारों में 88,000 से 87,700 एक मजबूत सपोर्ट रहेंगे। तो कभी कोई भी डिप आता है 2-3 हजार पॉइंट का, तो वहां पे जो है निवेश की अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखना चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट आएगी ऐसा अभी यहाँ पे अंदेशा नहीं। दिल्ली से, कॉपर में क्या करें? मनोज जी छोटा जवाब दे दीजिए, कॉपर में क्या करना चाहिए? कॉपर में अगर थोड़ा और डीप आता है 888 के आसपास, तो वहां पे बाय करना चाहिए। अप्रैल का वायदा 880 के स्टॉप लॉस से, लक्ष्य ऊपर में 904 तक के रखे जा सकते हैं। अब हल्दी की बात करते हैं। 6% के ऊपरी सर्किट पे हल्दी बंद हुई है। अखिलेश जी, क्या लग रहा है कितनी तेजी और है हल्दी में? देखिए, स्ट्रक्चर्स काफी अच्छे बने हुए हैं और मुझे लगता है काफी दिनों के बाद इस तरह के मूवमेंटम हमको हल्दी में देखने को मिला है। आज का दिन काफी क्रूशियल है था। अगर यहाँ पर बाजार को फॉलो अप मिलता है तो ये एक रैली, अच्छा एक मोमेंटम मुझे लगता है कि पकड़ के रखेगी, और आने वाले सत्रों में हमको जल्दी इसमें भाव 15,700 के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो कोई भी हाजिर ट्रेडर है या फ्रेश अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार 13,700 और 13,200 ये उपयुक्त लेवल रहेगा। इन केस ऑफ एनी करेक्शन यहाँ पे बाय करें, नहीं तो इन्हीं लेवल्स के स्टॉप लॉस से, 13,200 के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशंस के अंदर बने रह सकते हैं। तो मुझे आने वाले सत्रों में लगता है 1,500-2 हजार का पॉइंट का एक बार इस रैली में गेन होना चाहिए। ओके, तो ये राय हल्दी को लेकर। शुक्रिया अखिलेश जी आपका, मनोज जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया। कमोडिटी फटाफट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।